अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम के कुछ मौज़ूआत हैं। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत के जाने का वक्त करीब आ गया है। इमरान खान की राय चंद दिनों की बात है। अल्ताफ हुसैन साहब के जो मामलात हैं कोर्ट के, मुअज़्ज़िज़ अदलिया के, वो अब जल्द निपटाने का वक्त आ गया है। आखिरी मौजू हमारा होगा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची में जो मौजूद है और पूरे सिंध को लीड कर रही है, जिसमें सक्खर है, मीरपुर है और सिंध के तमाम इलाके हैं, नवाबशाह है, हैदराबाद है। तो लेकिन ख़बरों में जो है वो सिर्फ कराची की गैर कानूनी तामीरात होती हैं। तो इसके हवाले से हम आखिर में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं और उस पर आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बर वक्त या वक्त पर आप उसको देख सकें। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार वीडियो के हवाले से, कोई भी आपको मशवरा देना हो, कोई भी आपको इसमें अच्छी बुरी बात लगी हो, तनकीद बराए इस्लाह करें। मैं उसका आपको जवाब लाइव भी दूंगा और उस कमेंट्स के ज़रिए भी दूंगा। तनकीद बराए अगर बदतमीजी हुई तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत जिस तरह काम कर रही है, हम ये समझते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ना मेरे पास यूट्यूबर्स साफियों की तरह कोई चुड़ैल चुड़िया है, ना मेरे पास कोई और चीज़ है। मेरा अपना ये तज्जिया होता है, मेरा ये अपना एक तजर्बा होता है सहाफ़त का, जो मैं देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जब से मैंने ये सियासी व्लॉग बनाना शुरू किए हैं, आप मेरे तमाम व्लॉग उठा के देख लें, कहीं उसमें कोई थंबनेल ऐसा नहीं होगा कि जो मेरी बात को डिनाई कर रहा होगा इस वक्त। यानी पुराने व्लॉग आप देखें और इस वक्त वो व्लॉग आप देखें पुराने, तो कोई उसमें ना तो थंबनेल ऐसा होगा, ना मेरी कोई बात ऐसी होगी जो मैंने कही होगी और वो नहीं हुई होगी। ठीक है ना। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत के जो मामलात हैं वो अंदरूनी तौर पे बहुत गंभीर हो चुके हैं। जिस तरह भी ये आए, मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा, आप सुन के थक गए होंगे, कान पक गए होंगे, लेकिन जिस तरह भी ये आए, अब जो इस मुल्क के वो लोग हैं जो मुल्क के मामलात को देखते हैं, अब ये लोग उनके लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं। क्योंकि अच्छा, जरदारी साहब के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ, निजी महफिलों में भी कहता हूँ, दोस्तों के दरमियान में बैठ के भी कहता हूँ, कहीं सियासी बात हो रही होती है सियासी लोग में, वहाँ भी बैठ के कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो टीचर हैं, जो टीचर थी, वो शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और उनको मुकम्मल सियासी गुर सिखा के गई हैं, या ये गॉड गिफ्टेड है कि वो सीख गए। जरदारी साहब ने सदर का ओहदा लिया, चंद मखसूस वजारतें ली और उनका इंटरफेयर नहीं है इसमें कोई। यानी अच्छा करेंगे तो कैबिनेट है, कैबिनेट में हम भी रजामंद थे, हमने किया। बुरा करेंगे तो आपके पास वजारतें थी और जो सारी बुराई वाली वजारतें हैं वो सारी मुस्लिम लीग नून के पास हैं। तो इसीलिए आप पीपल्स पार्टी के कुछ वफाकी वज़ीर होंगे जो फ्रंट पे आते होंगे सियासी हुकूमती मामलात में, वरना नून लीग ही अब तक फ्रंट पर है। अच्छा, नून लीग ने वफाक में गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन जो उनकी साहबजादी हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज, तो वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। तो वो पंजाब की वज़ीर आला बनकर जो फैसले कर रही है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पंजाब के लिए ही उनकी सियासत थी और पंजाब के लिए ही वो। अच्छा, इस हवाले से मैं पहली बार मुस्लिम लीग नून पर बात कर रहा हूँ। देखिए, ये बड़ा शर्मनाक मुकाम है
कि इतनी जद्दोजहद की गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए इतना कुछ किया गया, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिला और बिल आखिर वो कहीं नजर ही नहीं आते। यानी एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में रह गया है तो गलत नहीं होगा। देखने वाले मुझे इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, जिस पर मैं कहता हूँ मुझे कमेंट्स करें उस पर लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं हर बात में सही कहूँ। तो नवाज शरीफ साहब सिर्फ चंद मुकामात पर नजर आते हैं और सिर्फ उनका नाम है, जो उनकी बेटी बिलखुसूस मरियम नवाज जिंदा रखी हुई हैं, क्योंकि हर वक्त वो यही कहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का विज़न है। खैर, कायदे आज़म के विज़न को तो वो भूल गई, ठीक है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब का विज़न लेके चल रही हैं। खैर, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो साहब ने मुलाकात की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और उन्होंने क्लियरली कहा बिल्कुल कि बहुत मुश्किल हो गया है इन हालात में चलना। तो या तो ये इशू है, इनको क्लियर करें और इनको एक ट्रैक पे लेकर आए, वरना हम कोई फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इनकी मुलाकात में दबे लफ्ज़ों में या किसी और अल्फाजों में बात हुई है, ये हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का चलना मुश्किल हो गया है। और जो लोग देख रहे हैं मामला मुल्क के, जो सिक्योरिटी पर्पज़ पे भी देखते हैं, सियासी पर्पज़ पे भी देखते हैं, वो भी देख रहे हैं कि अब इनसे हुकूमत चल नहीं रही है। सेकंड, मैंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए एक वक्त था कि मौजूदा हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जाहिर है किसी के कहने पे ये तैयार हो गए और एक मुज़ाकरात की टीम बन गई है। और ये सब दिखावा है, ये टीम का बनना, मुज़ाकरात के लिए तैयार होना, ये सब दिखावा है। ये ट्रैक आसान किया जा रहा है, रोड तामीर किया जा रहा है, ये समझ लें आप, रोड की मरम्मत की जा रही है। जब वो मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी तो इमरान खान साहब के लिए अदालतों से भरपूर तरीके से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि देखिए 9 मई के मुकदमात पर फैसले धड़ाधड़ आना शुरू हो गए, उन पर फिर अपीलें भी दाखिल होना शुरू हो गई। जाहिर है, देखिए जब मैं ये कहता हूँ लोगों को कि भाई अदलिया है, मौजूद अदलिया है, फैसला देती है, अदलिया ने ही कानून बनाया है कि अगर एक फैसला आता है तो उस पर आप, सेशन कोर्ट में फैसला आया तो आप हाई कोर्ट में अपील कर दें, हाई कोर्ट में फैसला आया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट, लास्ट स्टेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर दें। तो इसी तरह अल्लाह जो मामलात करे, पाकिस्तान के हक में जो बेहतर हो वो मामलात होने चाहिए। तो इमरान खान साहब के लिए रोड ट्रैक बन रहा है और वो भी जो है उनके लिए भी रिलीफ मिलेगा और वो भी अपने मामलात में क्लियर हो जाएंगे। और मौजूदा हुकूमत जाहिर है जब ख़त्म होगी तो कोई ना कोई तो हल है, किसी को तो लाना है, और वो पाकिस्तानी अवाम जो अब तक जिस पर एतमाद करती है वो इमरान खान है। थर्ड मेरा मौजू था अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। तो देखिए, मैंने जब लांडी कोरंगी में पहली बार रैली निकली थी और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में नारे लगे थे, तो मैंने उस वक्त भी हाथ जोड़ के कहा था कि ऐसा ना करें। यूट्यूबर्स से मैंने कहा था, जो यूट्यूबर सहाफ़ी हैं उनसे मैंने कहा था, देखिए आप नई उल्टी सीधी आप जो है ना व्लॉग डालें, महाजी लड़के जज्बाती हैं, पीटीआई से कुछ रिटर्न हुए हैं, कुछ वैसे ही जज्बाती हैं, ये इनके लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, वो कंटिन्यू व्लॉग बनाते रहे कि हेलो की आवाज़ आने वाली है, माइक सही हो रहा है, ये हो रहा है, और बिलाखिर वही हुआ कि पूरे कराची से लड़के उठ गए। फिर उनकी दायरे एक हफ्ते में जमानतें हुई 50-50 हज़ार की। तो अभी तक मैं यही कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जज्बात में ना आए। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी यही कमेंट्स होते हैं, मैं उनके यूट्यूब पे प्रोग्राम सुनता हूँ, कंटिन्यू देखता हूँ, और उनके यही अल्फाज होते हैं जो कराची के उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जब अपना डेटा बताते हैं और वो वाक़यात बताते हैं तो वो बोलते हैं आप जज्बात में नहीं आए। अल्ताफ़ हुसैन साहब खुद कारकुनों को कहते हैं कि आप जज्बात में नहीं आए, वक्त का इंतज़ार करें। तो मैं तो भाई 1.5 साल से कह रहा हूँ कि वक्त का इंतज़ार करें। आप परेशानियाँ होती हैं तो ज़ाहिर माँ बाप परेशान होते हैं, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो मामलात हैं अब वो कोर्ट में तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे। जनवरी 2025 जो आ रहा है, तो उस हवाले से अब हो सकता है मेरा ये प्रोग्राम आप ये समझ लें कि ये 2025 के बारे में पेशन गोइयों वाला मेरा प्रोग्राम है, ये इसको इस तरह कह सकते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो है वो मौजूद अदलिया में जो मुकदमात हैं, ज़ाहिर है मैंने पहले भी कहा था, कहता हूँ कि
कोई भी मामला हो, लेकिन जो पाबंदी लगी हुई है खिताब में, तस्वीर में, तकरीर में, वो मौजूद अदलिया ने लगाई है और वहीं से ख़त्म होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो 2025 जनवरी से अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो मामला है कोर्ट में, वो उनकी तारीखें करीब करीब पढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो मामला बेहतर हो जाएंगे। और हम इनके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर हो वो किया जाए, वो हो। अच्छा, इसके बाद मेरा मौजू था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, जिसके डीडी डायरेक्टर जनरल हैं अब्दुल रशीद सोलंकी साहब। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पूरे सिंध को जो है वो देखती है। इनके जो मामलात हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं सिंध में, सक्कर, मीरपुर खास, टंडोलया, नवाब शाह, टंडो आदम, सारे सिंध के जितने भी जो है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ गैर कानूनी तामीरात नहीं होती, बहुत बहुत ठीक ठाक गैर कानूनी तामीरात होती है, मैंने देखी है। अब वहाँ के रिपोर्टर्स क्यों काम नहीं करते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हैदराबाद से जो है मैं देख कर आया हूँ, इंतहा से ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हैदराबाद में शुरू हो चुकी हैं। तो मैं कराची से बैठकर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। कराची से बैठकर गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ हैदराबाद में जो हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँगा, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो बीटर हैं, नाज़माबाद के अलग हैं, लियाकताबाद के अलग हैं और नाज़माबाद के अलग हैं, गुलशन इकबाल के अलग हैं, गुलशन के ब्लॉकों के जो हैं, इसी तरह जितने ब्लॉक और एरिए हैं पूरे कराची में इनके बीटर हैं, यानी भत्ता लेने वाले। बजाते खूब बराह रास्त डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर ये डायरेक्ट पैसे नहीं लेते, या तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर के ज़रिए लेते हैं या ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ज़रिए लेते हैं। अच्छा, ये लोग आवाम से डायरेक्ट नहीं लेते, इनके लिए बीटर काम कर रहे हैं। लियाकताबाद में बहुत सारे बीटर हैं, मैंने कहा था करीब नाम बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो लियाकताबाद के बीटर हैं, नाज़माबाद के, सब इलाकों के अलग अलग बीटर हैं। तो अब मेरी इत्तलात के मुताबिक ये तय हुआ है कहीं पर कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन को अगर रोकना है तो इनके बीटरों के खिलाफ पहले ऑपरेशन किया जाए। जब तक इनके बीटरों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जाएगा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की करप्शन ख़त्म नहीं की जाएगी। अच्छा, इनके बीटरों को ख़त्म करने का तरीका क्या है और इस करप्शन को ख़त्म करने का तरीका क्या है? पहले मरहले में ये किया जाएगा कि जितने पूरे कराची में बीटर काम कर रहे हैं अफसरान के लिए परसेंटेज पे, तो वो उनकी लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी जनवरी से, और उन बीटरों की लिस्टें बनने के बाद उनको बाकायदा इंट्रोगेट किया जाएगा। वो फिर तोते की तरह वहाँ बोलेंगे, क्योंकि जाहिर है बेचारे मासूम सीधे लोग हैं, टके की नौकरियाँ करते हैं, हज़ारों रुपए के लिए नौकरियाँ करते हैं, हज़ारों रुपए रख के लाखों रुपए आगे दे देते हो। तो उनकी इंट्रोगेट होगी, सारे ये मामला करने के बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। देखिए, करप्शन जो है ये नासूर है, ये एक ऐसा नासूर है जो आपके मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, क्योंकि यहाँ लाकानूनियत है। यहाँ आप देखें, बाहर मुल्क जाएंगे ना, मुझे लोग बोलते हैं यार दुबई जाएं हम अपना प्रोग्राम कारोबार करें तो पहले हमें ना वहाँ एलसी करनी पड़ती है, पहले हमें वहाँ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है जो कारोबार करना है। फिर मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये वहाँ है, यहाँ नहीं है, ये यहाँ भी है। आप जाएं इदारे, अपना जो आप नाम रजिस्टर करना चाहते हैं पहले तो नाम आप रजिस्टर करवाएं, फिर जिस कंपनी को जिस पर्पज़ पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो कंपनी रजिस्टर कराएं, फिर उसका जो टैक्स होता है वो टैक्स पेड करें आप। हर चीज़ यहाँ पर है भाई, लेकिन यहाँ पर हमें आदत हो गई है इस चीज़ की। दुकान खोल के बैठ गए, सब कुछ कर लिया, जब कोई सरकारी अफसर आया उसने आपका शिजरा बताया कि इतना आपके ऊपर ड्यू है, इतना पैसा है, तो आपने मुट्ठी बंद करके उसको दे दिया, वो चला गया। ये है हमारा सिस्टम, इसको कहते हैं करप्शन। तो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि हर शॉप को, हर रेस्टोरेंट को, होटल को FBI ने अपने कंप्यूटर से लिंक कर दिया है, लेकिन कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, वक्त आने पे बता दूंगा मैं आपको इसमें,
कि वो टैक्स पेयर चोरी कर रहे हैं टैक्स। वो कई दुकानदार हैं टैक्स चोरी कर रहे हैं। क्यों भाई, टीमें बनाए आप अपनी, घूमे इलाके में, आप क्यों वो करते हैं? आप पैसे लें। देखें मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं वाटर प्लांट का काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि यार फला डिपार्टमेंट से एक साहब आए और वो हमसे इतने इतने रिश्वत मांग रहे हैं। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी सर मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। उन्होंने कहा जनाब ये 5 साल से इन्होंने टैक्स नहीं भरा और ये नहीं करा वो नहीं करा, तो इनका जो टैक्स है वो 50,000 टैक्स बन रहा है 6,000 रुपये के हिसाब से और इतने हिसाब से, और करंट टैक्स इतना है। मैंने बोला आप 5 साल पहले क्यों नहीं आए? कह लिया मेरी तो पोस्टिंग अभी हुई है, मैंने जिस आपसे पहले पोस्टिंग दी वो आते। खैर लबोलुबाब ये हुआ, मैंने कहा भाई बात ये है आप अभी आए ना, आप मुझे अभी की बात करें, बाकी आप जो कर सकते हैं करें। वो नहीं माने, उन्होंने हमसे 25,000 रुपये ले लिए, हमने दे दिए। हमारे पास वीडियो थी, हमने उनको बुलाया, उनके ऑफिस में बैठ गए। अब उनके पसीने छूट गए, फोन पे कहने लगे यार भाई मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, आप मेरे ऑफिस से निकले मैं फिर बात करता हूँ। मैं ऑफिस से निकला, उन्होंने मुझसे बात की, कहने लगे यार ये आप क्या बवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने बोला आप इस साल का टैक्स लें, 3,000 रुपये मैं आपको दिलवाऊंगा, ये रिश्वत नहीं है, मैं बोल के दूंगा, बोल के दिलवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रिस्क हलाल है। आप कहने लगे मैं 3,000 में क्या करूंगा। मैंने बोला देखें आप वहां जाके उसका फॉर्म भर दें, अपने पास वापस आके चालान निकालें, बैंक में चालान भर के उसको चालान पहुंचा दें, उससे बोले भाई ये मैंने आपका काम कर दिया है, इसमें मेरी मजदूरी 3,000 रुपये, आपने उसको सर्विस दी है। देखें अभी आप जो ऑनलाइन पे चीज़ें मंगाते हैं, आपने चीज़ें पिक्चर पे पसंद की, उसके बाद आपने मंगाई, वो आपसे डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं ना, मतलब सर्विस चार्जेस डिलीवरी चार्जेस, ये सहूलत है आपके लिए कि आपको घर पर एक चीज़ मिल रही है, तो आप उससे 3,000 रुपये लें। अब अगर आप दिन में 4 लोगों को भी भाई अगर आप दिन में इस तरह का टैक्स पेड करवा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ यार 12,000 रुपये रोज कमाना यार कम है आज के दौर में? 12,000 रुपये, और आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। 9 बजे आप आते हो, सर्विस टाइम आपका 8:30 9 बजे, सुकून से आप ऑफिस से बाहर निकलो, आपने टारगेट कर लिया कि यार 3 दुकानों में मुझे जाना है, 3 दुकानों में, और सहूलत दें उसको आप कि नहीं यार कोई मसला नहीं, आप मुसलमान हो भाइयों मेरे, आप 1 हफ्ते बाद भर देना, 6,000 रुपये एक साथ नहीं निकाल सकते आप, 6 दिन बाद भर देना 1,000 रुपये रोज निकाल के। यहाँ दुआएं भी मिलेंगी, रिस्क हलाल भी मिल गया आपको। आप अपने जो कुली के प्यून है, कोई कम बेचारा आमदनी सर्विस तनख्वाह वाला है, उसका भी ख्याल करो। गली महल्ले में भी आप अगर 10,000 रुपये भी भाई निकालते हो, 2,000 रुपये आप किसी के नेकी भी करते हो, कितना बड़ा आपको अजर मिलेगा। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने करा ये काम। तो हमें इस तरफ लाया नहीं गया है, हमें मुट्ठी की तरफ रखा गया है, करप्शन की तरफ। तो करप्शन नासूर है, कहने का मकसद यह था, यहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि मेरे मुल्क को ये करप्शन चाट रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने अभी जो ऐलानात किए, मैंने एक वीडियो डाली थी कल, तो आपने देखी होगी, और उसको कोशिश करें आज आखिरी दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वो वीडियो, क्योंकि उसमें आगाही है, मैंने उसमें मैसेज दिए हैं। और ख्याल करें अपनी लाइसेंस बनवाएं, कोशिश करें ट्रैफिक का कोई भी देखें वायलेशन नहीं करें, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करें, किसी भी कानून की वायलेशन नहीं करें, ताकि आप परेशानी का शिकार नहीं हो। रिश्वत देने की आपको जरूरत, यार इतनी भारी गाड़ी लेके घूम लो जिसका वजन 1 मन के करीब है, और आप 50 ग्राम का जो कागज का टुकड़ा है वो जेब में लेके नहीं घूमते रनिंग पार्ट, इतना तो कर लो भाई। खैर बहुत ख्याल रखिएगा। आखिरी मैसेज में दे रहा हूं, जो फायरिंग करता है उसको मना करें। हैप्पी न्यू ईयर के दिन हमारे पुलिस अफसरान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, सोशल मीडिया का उन्होंने फ़ायदा उठाया इस बार भी, कि तमाम SHOs के पैगाम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से कि वो मना कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि भाई फायरिंग नुकसान दे, मुकदमात भी दर्ज होंगे, ठीक है ना। तो आप जिनको पता है कि कोई फायरिंग करता है हैप्पी न्यू ईयर में, देखिए गोली ऊपर जाती है, आती वो नीचे ही है, और जब नीचे आती है तो उसका प्रेशर बड़ा ख़तरनाक होता है। मैंने वाक़या देखा है ये, मैंने ये वर्ल्ड कप के दौरान एक वाक़या देखा है, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, बाद में बात होगी, फिर ब्लॉग तवील हो जाएगा। तो देखिए गोली नीचे आती है, प्रेशर से आती है। हमारे कोई मुसलमान भाई, कोई अल्लाह का बंदा, भले वो गैर मुस्लिम हो, है तो अल्लाह का बंदा, तो वो जानी नुकसान हो जाए, कोई अपाज हो जाए, तो आपको जिसका पता है ना कि ये फायरिंग करता है, आप उसको मना करें, अपना फ़र्ज़ पूरा करें। कोशिश करें 12 बजे से लेकर 11:45 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप अपने घर के अंदर रहें, कोशिश करें,
क्योंकि ऊपर से नीचे गोली नीचे ही आती है। फिर बोल रहा हूँ, बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तानी तमाम हमारे फोर्सेस के इदारे, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, गुमनाम सिपाही, नेवी, सब की अल्लाह अफसरान की, जवानों की हिफाजत फरमाए। और पाकिस्तान है तो हम हैं, ये जागते हैं तो हम सोते हैं। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।